नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का करिश्मा। आज सुबह सुबह सुरेखा जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह रोज नियम से मंदिर जाती थी। अभी दरवाज़ा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू सुमन की आंख खुल गई। अपने पति राजीव से कहने लगी, आखिर आपकी माँ को क्या परेशानी है? सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। अब तो मैं उनकी रोज सुबह की खटपट से परेशान आ गई हूँ। खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती हैं और दिन भर मैं ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे ही देखना होता है। लेकिन सुमन, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है, और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना और काटने जैसे कुछ काम तो मेरी माँ भी करवाती है। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। अजी, झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सा काम होता है घर में। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2 घंटे लगा कर आती है। इतने तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल नहीं लगता तो तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते? वहाँ इन्हें इनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएंगी। सुमन, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। उनकी उम्र हो गई है और थोड़ी देर अगर मंदिर चली जाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिर खपाई कर ही क्यों रहा हूँ। तुम्हारा तो यह रोज का काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। करवट बदलते हुए राजीव बोला। सुरेखा जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह तो उनकी बहू का रोज का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसे बना रखा था कि वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए सुरेखा जी मंदिर चली जाया करती थी। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे राजीव के अलावा उनका था ही कौन? राजीव उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नतें मांग मांग कर मिला था। यदि वह उनके साथ न रहती तो फिर कहाँ रहती? राजीव भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। राजीव और सुमन का एक बेटा है सोनू, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत सुहाता है। लेकिन राजीव की पत्नी सुमन को अपनी सासू माँ फूटी आंख नहीं सुहाती। जब भी सुरेखा जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और वो सहम कर रह जाती। सोनू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वह उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात सुमन को अच्छी नहीं लगती थी। राजीव जब भी शाम को दफ्तर से लौटकर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती है। अब मुझे उनसे छुटकारा चाहिए। सुरेखा जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रही तो बहू के साथ उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर होती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी, ताकि बहू सुमन को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो गया था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। परंतु राजीव यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। यही बात हमेशा उनके लड़ाई झगड़े का कारण बनती थी। इस प्रकार काफी समय व्यतीत होता रहा। आज सुमन के कुछ रिश्तेदार उनके घर आए हुए थे तो सुरेखा जी को उसी समय खांसी छिड़ गई। वे काफी देर जोर जोर से खांसती रही। उस समय तो सुमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब राजीव घर लौटा तो सुमन ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब माँ जी को वृद्धाश्रम बेचकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो राजीव पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। राजीव ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ पिताजी की तस्वीर हाथ में लिए हुए बैठी थी। आंखों में नमी थी और किसी गहन सोच में गुम थी। राजीव अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज कलेश होता है।
घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। बेटा, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ही चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इस तरह रोज़ झगड़ना अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। अपनी माँ की यह बात सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए और रुआंसे स्वर में बोला, लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे भी रास नहीं आ रहा और मैं हमेशा के लिए थोड़ा ही जा रही हूँ। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले आना। मेरा हवा पानी बदल जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्धाश्रमों में भी अच्छी सुविधा मिल जाती है। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। फिर ऋषिकेश ज़्यादा दूर भी नहीं है। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। राजीव अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब राजीव साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर राजीव जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते राजीव अतीत के पन्ने पलटने लगा। वह करीब 5 वर्ष का ही था तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ सुरेखा जी पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वह दूसरा विवाह न करके अपने बेटे राजीव का ही पालन पोषण करेंगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देंगी। पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए घर पर रहकर ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी और ऐसा करते हुए वो राजीव का भी अच्छे से ख्याल रख पा रही थी। ना सुबह देखी ना शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वह आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। राजीव ने अपनी माँ का संघर्षमय जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी ना करके घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करे। परंतु राजीव का यह मात्र प्रेम सुमन को कतई पसंद नहीं था, और जो बात सुमन को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना देती थी वो ये थी कि उसका बेटा सोनू भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इस सब का परिणाम यह हुआ कि सुमन आए दिन अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से उन्हें घायल करने लगी। लेकिन सुरेखा जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते सुरेखा जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वह अस्वस्थ रहने लगी। अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घिन भरी नज़रों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सुरेखा जी हारकर खुद ही वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। राजीव भी यह बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर राजीव अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सोनू अपनी दादी की वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेंगी। चिल्लाते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख राजीव भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहाँ से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर राजीव अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। सुरेखा जी के घर से जाने के बाद राजीव और सोनू बहुत ही उदास हो गए, परंतु सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोनू हर रोज स्कूल से आने के बाद गुमसुम सा अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। सुमन उसे बहुत मनाती कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वह वहीं अकेले बैठना पसंद करता था। उस दिन के बाद से राजीव भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला।
बहुत बार राजीव सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस ले आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसा करते करते 3 महीने व्यतीत हो गए और एक दिन वृद्धाश्रम से राजीव के पास फोन आया। क्या आप मिस्टर राजीव बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं राजीव बात कर रहा हूँ। मिस्टर राजीव, आपकी माताजी श्रीमती सुरेखा का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुँच जाइए। यह बात सुनते ही राजीव सन्न रह गया। हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा और राजीव अपना सिर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना क्रूर था मैं, जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया, और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय ना निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा? राजीव की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय सुमन भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो राजीव निढाल सा जमीन पर पड़ा हुआ था और लगातार आंसू बहा रहा था। सुमन उसे देखकर घबरा गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हैं? सुमन को देखते ही राजीव जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो, क्या हुआ? सुमन बोली तो राजीव भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा पाना चाहती थी ना? माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यह सुनते ही सुमन को झटका लगा, और जैसे ही ये बात सोनू के कानों में पड़ी तो वो भी जोर जोर से रोने लगा। सुमन राजीव से माफ़ी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी। हमें जल्दी ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीतते पल के साथ और तेज होती जा रही थी। राजीव ने समय व्यर्थ ना गवाते हुए ड्राइवर को फ़ोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि ऋषिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उधर वृद्धाश्रम से राजीव के पास दोबारा फ़ोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचे तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं सुरेखा जी का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दुखी मन से राजीव बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वह यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वह केवल उसी समय को कोसता जा रहा था जब वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी। जब सुबह तक उसका जाना संभव नहीं हो पाया तो आश्रम में उनकी माँ का संस्कार कर दिया गया और इसकी खबर राजीव को दे दी गई। 2 दिन बाद राजीव अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके रोते कलपते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर राजीव और सुमन बहुत दुखी थे। राजीव का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने सोनू को तो झकझोर कर रख दिया था। उसका बचपन जैसे कहीं गुम सा हो गया था। उसकी माँ जो सब्जी बनाकर देती वह खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वहाँ बैठ जाता। वह गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन पढ़ने को उसका दिल नहीं करता था। जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसे दादी की याद और ज़्यादा सताने लगती। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था। एक दिन सोनू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निढाल सा गिर गया। सुमन ने उसे हाथ लगाकर देखा तो उसका शरीर तप रहा था। थर्मामीटर लगाकर चेक किया तो सुमन हैरान रह गई जब पता चला 104 डिग्री बुखार था। सुमन घबरा गई और तुरंत राजीव को फ़ोन किया। वे जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई तो दे दी,
परंतु बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103-104 डिग्री के करीब रहता। रह रहकर सोनू नींद में ही दादी को पुकारता रहता। करीब 1 सप्ताह तक भी जब किसी दवाई ने असर नहीं किया तो वे दोनों सोनू को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। सोनू हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी आप मेरे पास वापस आ जाओ, हम एक साथ बैठकर टीवी देखेंगे, आप मेरे पास रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। एक बात बताइए, क्या अब इसकी दादी जी इसके साथ नहीं रहती? राजीव ने दादी जी के ऋषिकेश छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि जब से सोनू को पता चला है कि उसकी दादी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है और अब उससे मिलने कभी नहीं आ पाएगी, तब से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और दवाइयाँ देने के बावजूद किसी भी प्रकार से उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक ही हल है। आपको किसी बूढ़ी महिला को सोनू की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक सोनू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना सुनकर राजीव और सुमन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को ये बात कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वे अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई बूढ़ी महिला नहीं मिली जो सोनू की दादी बन सके। फिर सुमन ने राजीव से कहा, क्यों न किसी वृद्धाश्रम से दादी का इंतज़ाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए, जो सुमन सोनू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही सुमन अपने बेटे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से लेकर आने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से राजीव ने दिल्ली के एक वृद्धाश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई है, जिनका कोई सगी संबंधी भी नहीं मिलने आया। कुछ समय पहले उन्हें सिर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वह अकेली है। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ या असुविधा नहीं होगी। वह बहुत ही हंसमुख है। राजीव डॉक्टर साहब के साथ राधा जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही हैं। जब उन्हें अपने सामने देखा तो सोचने लगा कि सोनू कैसे मानेगा कि यह मेरी दादी है, क्योंकि वह वृद्ध औरत तो बहुत मोटी थी। इसके सिर पर बाल भी छोटे हैं और वह चश्मा लगाती है। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहाँ से आने के बाद राजीव ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे, वह बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं सोनू उसे अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठाकर उन्हें सोनू से मिलवाया। सोनू ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई? और आप इतनी मोटी कैसे हो गई? और आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, सोनू तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ख्याल रखा, खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। यह बात सुनकर सोनू बहुत ही खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो। आज मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे और कार्टून देखेंगे। उसकी बात सुनकर सुमन मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई। आज बहुत दिनों बाद सोनू के चेहरे पर मुस्कान आई थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वह अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार न करती तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। राधा जी बहुत जल्द ही उस घर में रच बस गई और सोनू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन सुमन अब पहले जैसी नहीं थी। वह ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोझ समझती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन सोनू को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वह सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी,
लेकिन अब क्यों नहीं पढ़ाती? क्या अब वह सब कुछ भूल गई हैं? राजीव ने उसे समझाया कि अब दादी जी पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती हैं। फिर सोनू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है। राजीव के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय में भी होता। काश उन्हें भी ऐसी सुकून भरी जिंदगी नसीब हुई होती। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर होकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। आज सुबह राजीव उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी सोनू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आ गया। क्या पापा, आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई हैं। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और मेरी दादी की मनपसंद चीज़ें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। राजीव भी बहुत उदास था तो कुछ सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। इतना सुनते ही सोनू खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। राजीव और सुमन गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो सोनू ने देखा कि सड़क की दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वह उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से तेज गति से कार बेकाबू होकर आ रही थी और सोनू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। सोनू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लगी। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी और उनके सिर से खून की धारा बह निकली। सुमन और राजीव एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी न करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वृद्धाश्रम संचालक को भी शीघ्र अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सर पर ज़्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज़्यादा चोटें नहीं हैं। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम के संचालक भी पहुंच गए। राजीव ने देखा कि दादी जी के होंठ कांपने लगे हैं और वे राजू राजू बोलने लगी। राजीव को यह शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है और इस नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारती थी। राजीव हैरान हो गया और बोला, इस नाम से तो मेरी माँ मुझे पुकारती थी। वृद्धाश्रम का संचालक भी ये बात सुनकर अचंभित रह गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सारा मामला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि वापस उसी जगह चोट आने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखते ही सभी को पहचान लिया और राजीव को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजीव तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई माँ, क्योंकि जिस इंसान का देह संस्कार हो चुका हो वह इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपने बेटे सोनू को देखकर राजीव बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। सोनू यह सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, सॉरी दादी, मेरी वजह से आपको इतनी सारी चोट लग गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। इतना कहकर सोनू अपनी दादी से लिपट गया। सुमन भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी लोग राजीव और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। यह जानने के लिए राजीव ने ऋषिकेश के आश्रम में फ़ोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहाँ पर हुई इसकी जानकारी मांगी।
तो संचालक ने जांच पड़ताल के लिए 1 दिन का समय मांगा और अगले दिन वृद्धाश्रम के संचालक ने आकर जो कुछ बताया वह आश्चर्यजनक था। दरअसल आश्रम में सुरेखा नाम की 2 महिलाएं थीं। मृत्यु सुरेखा अरोड़ा की हुई थी। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन सुरेखा अरोड़ा की मृत्यु हुई उसी दिन ही आपकी माँ जी यानी कि सुरेखा शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के ही वृद्धाश्रम में ठहरा दिया गया। सुरेखा अरोड़ा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले मिश्रा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे उनकी अनभिज्ञता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्धाश्रम में आपकी माताजी राधा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गई क्योंकि आंख खुलने के बाद वह हमेशा राधे राधे बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद स्मृति दोष व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सिर की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे करा दिए गए। दृष्टि कमजोर होने के कारण आंखों पर चश्मा चढ़ गया। कुदरत का ये करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह माँ जिसका अस्थि विसर्जन भी करके आए थे उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनके अनुपस्थिति में उनका परिवार उनका महत्व भली भांति समझ चुका था और उधर सुमन यह सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वह बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आई थी आज असल में उसी माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया। राजीव और सुमन दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण ही उनका बेटा सोनू उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और सोनू दोनों का पूर्ण जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।